ये जी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि IAS 20 में आपने या पढ़ी है या भी मैंने थोड़ी सी पढ़ानी है आपको। अब आप खुद देखते जाएं क्या कुछ पढ़ लिया हमने। गवर्नमेंट ग्रांट में बी रिसीव्ड इन कैश और नॉन कैश। ये नॉन कैश वाली बात नहीं अभी मैंने आपको बताई, ठीक है। कैश में ले सकते हैं, इन दोनों को हम इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज कहेंगे। नॉन कैश की एग्जांपल क्या हो सकती है? लैंड दे सकती गवर्नमेंट। फर्ज कर लें मैंने यूनिवर्सिटी बनानी है, गवर्नमेंट को मैं ख़त लिखता हूँ कि मेरे पास ये जो फैसिलिटीज़ हैं और मैं यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ, मुझे ज़मीन चाहिए। गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है जनाब, हमने आपको 10 एकड़ ज़मीन दी। अब वो 10 एकड़ मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ज़मीन मिली ग्रांट के तौर पर। अब मैं क्या करूँगा? लैंड डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम क्रेडिट, क्योंकि डेफर कर दूंगा ना। अब अगली बात, माजरत भी कर सकता हूँ कि जी ये इस वजह से थोड़ा अर्ज हो रहा है, लेकिन बहरहाल अच्छा। तो इम्पोर्टेंट बात ये है, लैंड आपने ली, आप लैंड को डेबिट करते हैं और गवर्नमेंट ग्रांट डिफर्ड इनकम को आप क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब सवाल अगला, मैं फौरी तौर पर उस तरफ आ जाता हूँ, बातें में बाद। अब इस लैंड में डिफर्ड इनकम तो आपकी क्रेडिट हो गई, लैंड ने डेप्रिसिएट नहीं होना। लैंड तो आपकी चलेगी सीधी सीधी एसेट में और ये आपकी चलेगी सीधी सीधी लायबिलिटी में। अब क्या करें? वो कहते हैं लायबिलिटी जो है इसकी अमोर्टाइजेशन किस तरीके से करेंगे? जिस तरह से इसको यूटिलाइज करेंगे। अब बिल्डिंग जो होगी ऑन सच लैंड विल बी depreciated at 20%, supposedly straight line method। तो हम क्या कहेंगे? सेम रेट ऑफ amortization shall be applied on GGDI। ये वो बात है एग्जैक्टली जिस तरह से वो यूज हो रही है उसी तरह से आप उसको करें, ठीक है बेटे। ये आपकी किताब में लिखा हुआ है इसी तरह से पाया था, उसको जरूर पढ़ना आपने। अच्छा जी, GG is government grant may be received to meet expenses or to purchase asset। ये बात भी हमें समझ आ गई हुई है। GG is always based on a condition, ये भी समझ आ गई। GG cannot be recognized as income unless the associated condition is met। Upon failure to meet the condition, GG will be returned back। Any income recognized in terms of returned GG shall be recognized as expense in the same year of return। जो भी आपने इनकम पहले रिकॉग्नाइज की होगी उसको अब जब आप कर रहे हैं तो उसको सेम ईयर में एक्सपेंस बना लेंगे। नॉन कैश GG शैल बी मेजर्ड एट इट्स फेयर वैल्यू। हाँ, एक बात इसके बारे में, ये इसकी वैल्यू जो होगी वो किस पे होगी? एट फेयर वैल्यू। उस दिन आप उसकी फेयर वैल्यू करेंगे। ये मैं इधर लिख देता हूँ फेयर वैल्यू, ठीक है। एसेट डेबिट करेंगे। एसेट कहना रिकॉग्निशन कहलाता, जरा थोड़े बड़े हो जाएं। इसको जो मैंने पहले लिखा था फर्स्ट एसेट, उसका मतलब है रिकॉग्निशन क्या होगी। अब जो मैंने फेयर वैल्यू लिखा उसको कहते हैं मेजरमेंट, ठीक है बेटे जान। ये आपने एसेट के तौर पर इसको रिकॉग्नाइज किया और फेयर वैल्यू पर आपने इसको मेजर किया। ठीक बात है बेटे, ये हमें समझ आ गई रिकॉग्निशन मेजरमेंट का क्या मतलब है। मेजरमेंट जो है असूलन तो कॉस्ट पे होती है, लेकिन इस एसेट की तो हमने कोई पेमेंट की नहीं, कॉस्ट है ही नहीं, तो फिर मेजरमेंट एट फेयर वैल्यू चल रही है ना इसकी बेटे। गुड, शाबाश। ये मैंने इसके बारे में बात की है और इसके बारे में बात की है, समझ लेना। ये बात भी क्लियर होगी हमें।
और उसके बाद जीजी रिप्रेजेंटिंग लैंड एसेट शैल बी amortized इन द सेम पैटर्न इन विच सच लैंड इज यूटिलाइज्ड। ये बात मैंने आपको यहां पर की, उसकी एग्जांपल ये, और यहाँ पे हमारी बातचीत भी आज की खत्म हो जाती है। ये मैंने ये वाली बात समझाई थी। चलो एरो लगा दिया, ठीक है, ये 8 नंबर उस पे जा रही है। अच्छा बेटे जान, अब आगे कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस, ये अब आपने वो कैटी वाला क्वेश्चन दोबारा इधर मैंने पेस्ट कर दिया हुआ है, वो बुक के सोल्यूशन के साथ, ठीक है। और उसकी ये है, ये फॉरगिवेबल लोन, ये आपका होमवर्क है मेरे बेटो, बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क है। ये समझ लो कि ये आपका एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, ठीक है, फॉरगिवेबल लोन का। और बेनिफिट्स ऑफ लोन एट बिलो मार्केट रेट, ये बिलो मार्केट रेट पे मैंने कल आपसे बात की थी ना थोड़ी सी, तो ये भी आपका होमवर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क है बेटे। आज आप जिन बच्चों ने एमसीक्यूज कर लिए हैं उनका होमवर्क ये है कि आपने इसको चैप्टर को सारे को कंप्लीट करना है, और वो आपकी जो स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी है उसको भी आपने रिवाइज करना है। कल आपके टेस्ट में ये दोनों टॉपिक्स हैं, ठीक है बेटे, एंड दैट्स इट। कल की नहीं थे यार, मुझे मैसेज कर दिया करो, मैं